तृणमूल कांग्रेस, समझे? इसको टीएमसी के नाम से जाना जाता है, तृणमूल कांग्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1998। ठीक है। पार्टी प्रेसिडेंट है ममता बनर्जी, थोड़े समझे? अब आपको समझना होगा तृणमूल का मतलब क्या होगा, एक मिनट पार्टी का एजेंडा क्या होगा। पहले इस बात को समझिए। तृणमूल, तृण का मतलब होता है, बांग्ला शब्द है, तृण का मतलब होता है ग्रास, और मूल का मतलब होता है रूट, है ना? रूट ऑफ द ग्रास, इसका मतलब आप समझते हैं ना कि घास कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा बना रहता है धरती में। गर्मी आई, ऊपर का घास सूख जाता है, जल जाता है, उसकी जड़ें जो है धरती के अंदर मजबूती से बनी रहती है। जैसे ही थोड़ा पानी पड़ता है तो जड़ फिर घास के रूप में उग जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है तृणमूल, समझे? तृणमूल कांग्रेस, इसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। ये पार्टी जो है 1 जनवरी 1998 को बनी, है ना? स्प्लिट फ्रॉम कांग्रेस आई, समझे? कांग्रेस आई से ही उठ के आई थी ये पार्टी। ये पार्टी भी कांग्रेस आई से ही उठ के आई थी, और कांग्रेस से ही उठ के ये भी पॉलिटिकल पार्टी बनी। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर जो है वह कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है ना? अभी जो 2019 का लोकसभा जो है उसमें इसके 22 सीट्स हैं, है ना? 5th लार्जेस्ट पार्टी है, 5वीं भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और राज्यसभा में इसके पास 12 सीट है, समझे? राज्यसभा में भी इसके पास 12 सीट है। तो ये 5वीं लार्जेस्ट पार्टी है। 1916 में 2016 में पार्टी वाज recognized as national political party। समझे? यह पार्टी 2016 में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया। तब से यह नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करती है, समझे? और अभी जो 2000 पिछले वर्ष हुआ है ना, उसमें 293 सीट है, जिसमें से इसको मिला है 212 सीट विधानसभा में। विधानसभा में लार्जेस्ट पार्टी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है। एजेंडा समझते हैं, इसका कलर जो है ग्रीन है ना? कलर जो है ग्रीन है, तो इसका मतलब आप समझते हैं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, समझे?
इसका एजेंडा है सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, मतलब इकोनॉमी जो है सोशलिस्ट होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी जो है ईवीएम होनी चाहिए, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय एनीवन, मेजोरिटी को डोमिनेट नहीं किया जाए, मेजोरिटी जो है वह डोमिनेट नहीं करे किसी भी माइनॉरिटी को। समझे, ये इसका उद्देश्य है। सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा के नेता हैं और डेरेक बी ब्रेन ये जो है राज्यसभा में इसके नेता, इस पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। यह जो है यूपीए के साथ रही है 1998 से लेकर के 2006 तक, यह एनडीए के साथ रही है। समझे, 1998 से लेकर 2006 तक एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें सहयोगी बन के रही, और उसके बाद जो है यह पार्टी यूपीए के सपोर्ट में रही। 2006 से लेकर के 2004 के बाद जो है यह पार्टी 6 में छोड़ दी एनडीए को और चली आई यूपीए में, यूपीए का सपोर्ट करी। अभी यह न यूपीए का पार्ट है न एनडीए का पार्ट है, यह एक नेशनल पार्टी है और अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है ना, चाहती है कि दरअसल देखिए इसको कहाँ कहाँ लड़ती है, ये साहब अरुणाचल में भी एक सीट है इसके पास, है ना, मेघालय में जो 12 सीट्स है इसके पास, विधानसभा की बात कर रहे हैं, अरुणाचल में है, मेघालय में है, गोवा में है और वेस्ट बंगाल में है और त्रिपुरा में है और आसाम में। इन सारे राज्यों से यह पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है और कुछ न कुछ इसका प्रेजेंटेशन जो है इन सभी राज्यों में है बना हुआ, इन सभी राज्यों में इसकी उपस्थिति बनी हुई। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है साहब। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, समझे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के सामने समस्याएं क्या है? देखिए, पहली सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिकल पार्टी के सामने डायनेस्टिक सक्सेस, है ना, वंशवादी व्यवस्था से सारी पॉलिटिकल पार्टी चलती है। कांग्रेस है तो गांधी परिवार की संपत्ति है, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव के परिवार की संपत्ति है ना। अभी पारिवारिक संपत्ति को लेकर के देखिए, आपने विवाद देखा है अभी इस पार्टी में पारस मनी साहब आ गए और रामविलास पासवान जी के बेटा को हटा दिया उनके पद से। एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, विवाद आपने अभी देखा है। तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हमारे देश को डेमोक्रेसी इम्पोज करना है, तो आप जब तक डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही डेमोक्रेसी चलेगी, और पॉलिटिकल पार्टी ही अगर डेमोक्रेटिक नहीं होगी तो देश कैसे चलेगी? तो पहली ये समस्या है साहब। वंशवादी व्यवस्था जो है एक समस्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक बड़ी समस्या है। दूसरा, मनी एंड मसल, क्रिमिनलाइजेशन है। पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा जगह मिलती है। आज भारत की ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, भारत में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो यह कहते थे कि
हमारे पास कोई अपराधी नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी में अपराधी वर्ग के लोग हैं और अपराधी वर्ग के लोग जो है जनता पर एक दबाव बनाकर रखते हैं। समझे, ये जो अपराधी वर्ग के लोग हैं ना, जनता पर एक दबाव बनाकर रखते हैं और उस दबाव के माध्यम से जो है तो चुनाव की जीत को सियोर करना चाहते हैं। जनता भय में रहती है। हालांकि ऐसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन है, ऐसा है तो है। और मनी का खेल तो देखते ही हैं साहब। लोकसभा इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 70 लाख रुपया तक खर्च करने की इजाजत दे दी गई है। अब आप सोच के देखिए, क्या सामान्य आम आदमी के पास ये 70 लाख रुपया होगा? अच्छा, नेता लोग 70 लाख में चुनाव नहीं लड़ता है साहब, 7 करोड़ में चुनाव लड़ता है, 10 करोड़ में चुनाव लड़ता है, 15 करोड़ में चुनाव लड़ता है। ये सारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो कौन, क्या है? ब्लैक मनी, चोरी का पैसा है, घूस का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, कहीं न कहीं से गलत ढंग से अर्जित किया हुआ ये पैसा है जिसको खर्च किया जाता है। तो मनी एंड मसल पावर है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, लैक ऑफ चॉइस है साहब। जनता किसको चाहती है इससे मतलब नहीं, जनता किसको चाहती है इससे मतलब नहीं, थोप दिया जाता है कैंडिडेट को। जनता से कोई पूछा ही नहीं जाता है कि आपका कैंडिडेट कौन होगा, किसको आप सर्वाधिक चाहते हैं। हमारे पास ये कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं, उनमें से किसको आप चाहते हैं। जनता जिसको चाहे, आपकी पार्टी के मेंबर जिसको चाहे उसको आपको खड़ा करना चाहिए। तो ऐसा होगा नहीं, बस थोप दिया गया। नरेंद्र मोदी गुजरात के लोग हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं और बनारस से जीतते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इधर से उधर चले जाते हैं। लोकसभा का इलेक्शन है, आप पूरे देश में कहीं से लड़ सकते हैं। भारत के नागरिक हैं तो पूरे देश में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। मतलब जनता जिसको चाहती है उसको टिकट नहीं मिलता है और जनता जिसको जानती भी नहीं है ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में और वे लोग चुनाव लड़ लेते हैं। नतीजा क्या होता है, वो भी हारते हैं और जनता को एक अच्छा नेता जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तब जनता को जो नेता चाहिए वो नहीं मिल पाता, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस हैं। क्या है? पहला आपने देखा डायनेस्टिक सक्सेशन, देखा आपने। दूसरा मनी एंड मसल पावर, ये भी आपने देखा। तीसरा लैक ऑफ प्रॉपर चॉइस। ये सारे प्रॉब्लम्स, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया है ना, रिफॉर्मेशन को भी देख लीजिए साहब। रिफॉर्मेशन क्या हुआ? पहला एंटी डिफेक्शन लॉ, समझे। कालिदास के बारे में कहावत है ना कि जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। यही बात राजीव गांधी पर आती है साहब, है ना। राजीव गांधी 1986 में लाए एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि आफ्टर winning elections
candidates cannot change its party till the next election. अगले चुनाव तक कोई भी जीता हुआ कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं छोड़ सकता है। अगर छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। समझे? अगर वह छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में वो क्या करेगा? ऐसे में वो कर सकता है कि 1/3 है ना members can collectively leave the party। समझेंगे? 1/3 जीते हुए मेंबर्स जो है एक साथ पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेंगे तो उनकी मान्यता बरकरार रहेगी। अभी आप उत्तर प्रदेश चुनाव में देख रहे हैं कि बहुत सारे बीजेपी के मंत्री भी समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके परिवार की एक बहू जो है बीजेपी में चले गई। क्यों? इलेक्शन का समय है। अभी यही समय है कि आप पार्टी चेंज कर सकते हैं, हमेशा पार्टी नहीं चेंज कर सकते। एक बार आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए तो अगले 5 साल तक के लिए आपका रास्ता बंद हो जाता है। इससे फायदा क्या हुआ है ना? गॉट द वर्थ ऑफ रीजनल पार्टी। इससे रीजनल पार्टी का जन्म हुआ है। अगर ये कानून नहीं आया होता तो किसी रीजनल पार्टी को जन्म नहीं मिलता। सारी रीजनल, क्या कहावत है ना कि बड़ी मछलियां तो छोटी मछलियों को निगल जाती है। तो यही बात होता, छोटी छोटी पार्टियां उभरती, पहले जैसे होता था छोटी छोटी पार्टियां उभरती थी और कांग्रेस उसको निगल जाता था। आज भी यही बात होता कि छोटी छोटी पार्टियां उभरती और खत्म हो जाती, बड़ी बड़ी पार्टियां उसको निगल जाती, खा जाती, अपने में सब मर्ज कर देती। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण छोटी छोटी पार्टियां जो है हमारे सामने आज दिखाई दे रही है। तो एक ये रिफॉर्म किया गया साहब। दूसरा देखिए, दूसरा रिफॉर्मेशन क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन है ना मैंडेटरी कर दिया। क्या? इंटरनल इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया और इसके साथ आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना ही पड़ेगा। आपको शो करना पड़ेगा कि कितना आपका साल में इनकम है और उस इनकम के आधार पर आपको इनकम टैक्स सबमिट करना पड़ेगा। ये एक रिफॉर्म किया गया है। अब देखिए तीसरा रिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिफॉर्म किया साहब? सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म कर दिया कि एक कैंडिडेट, समझे, whom have to contest elections must submit क्या? affidavit to describe the criminal cases pending against him in the
डिफरेंट कोर्ट्स, किस कोर्ट में उसके ऊपर कितना मुकदमा जो है उस पर कितना मुकदमा चल रहा है, कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उसका डिटेल देना होगा। दूसरा एजुकेशनल डिटेल देना होगा, और तीसरा प्रॉपर्टी डिटेल देना होगा, है ना, प्रॉपर्टी डिटेल देना होगा। ये सारी बातें दी जाएगी और ये सारी बातें पब्लिक होगी, है ना, ये सारी जानकारी आम जनता में शेयर कर दी जाएगी। जनता तय करे कि भाई अपराधी को चुनना है, अमीर को चुनना है, शिक्षित को चुनना है कि मूर्ख को चुनना है, किसको इलेक्ट करना है। जनता का वोट है भाई, जनता जाने, जनता का काम जनता समझे। बात समझ में आई? ये रिफॉर्मेशंस हुए हैं। अब देखिए कुछ रिफॉर्मेशंस जो है और होने हैं, मतलब चाहिए कुछ और रिफॉर्मेशंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उस पर विचार कर लेते। सजेशन है ना, सजेशन क्या है? सजेशंस क्या है? पहला कि मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए, समझे? सारी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए। जब हम पार्टी का मेंबरशिप लेते हैं तो पार्टी हमको रसीद काट के देती है ना, 5 रुपया किसी का है, किसी का 2 रुपया है, किसी का 10 रुपया है, जो भी है। हम जब पैसा जमा करते हैं तो पार्टी हमको रिसिप्ट देती है, और जब देती है तो उसके साथ हमको मेंबरशिप नंबर भी देना चाहिए ना। जैसे आप स्कूल में नाम लिखाते हो तो आपको क्लास को बता दिया जाता है, इस क्लास में नाम लिखा है, इस सेक्शन, और रोल नंबर भी क्लास में जाने पर बताया जाता है। तो उसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर होगा तो ये पता चलेगा कि किस पार्टी का क्या औकात है, किसके पास कितनी ताकत है, कौन कितना वोट ले सकता है, ज़्यादा वोट कहाँ से आ रहा है, कम वोट कहाँ से आ रहा है। ये सारी बातें जो है इसमें आएंगी मेंबरशिप रजिस्टर। दूसरी बात, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, समझे? स्टेट फंडिंग, स्टेट फंडिंग का मतलब बिहार से भारतीय जनता पार्टी की मान लीजिए 2 करोड़ मेंबर हैं। इन 2 करोड़ लोगों से भारतीय जनता पार्टी को साल में 10 करोड़ रुपया मिलता है, तो उसी 10 करोड़ रुपया से बिहार का चुनाव, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव को लड़ा जाना चाहिए। बाहर का पैसा ला करके नहीं लगे। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन गुजरात में चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, तो वहां से बीजेपी क्या करेगी? पैसा ड्रेन करेगी और वो ला करके यूपी में खर्च कर देगी। डैज़लिंग लाइट होगा, ये गलत चीज है, दिखावा गलत चीज है ना। तो स्टेट फंडिंग होना चाहिए। और तीसरा, एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो है वो वीमेन को मिलना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 सीट जो है वो वीमेन को मिलना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छी बात, न मिले तो साहब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मिलना चाहिए। इसका समर्थन आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि समझे, कम से कम 33% सीट जो है महिलाओं को अगर मिले तो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, समझे। अगर 33% सीट महिलाओं को मिलेगा तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रह जाएगी और अपने आप महिलाओं का अपलिफ्टमेंट होगा। देखिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसी भी वर्ग को अपलिफ्ट करने के लिए उसके रिप्रेजेंटेशन को डेवलप करना पड़ता है। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन डेवलप हो जाता है तो वह जो है अपने आप डेवलप हो जाएगा। जैसे पुरुषों को देखिए, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पुरुषों में है, सबसे ज़्यादा
जो फैसिलिटी है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, सारी चीज पुरुषों में। क्यों? पुरुषों का रिप्रेजेंटेशन 1950 से चला आ रहा है, लेकिन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है साहब। महिलाओं का जब तक रिप्रेजेंटेशन डेवलप नहीं होगा तब तक महिलाओं का डेवलप होना बहुत मुश्किल है। आज आप देख रहे हैं महिलाएं इकोनॉमी के हर क्षेत्र को शेयर कर रही है, पुरुष को ओवरटेक करके आगे बढ़ रही है, लेकिन चूंकि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। अभी एक अच्छी बात ये हुई कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 35% सीट जो है, टिकट जो है महिलाओं को देंगे। तो दे देने अच्छी बात है, उसमें राजनीति क्या है उस पर, इसको आप भी समझते हैं, लेकिन हमको राजनीति से मतलब नहीं, हमको सिद्धांत से मतलब है कि चलिए उसने 35% सीट महिलाओं को देने की बात कही। मान लीजिए 20% ही महिला जीत करके अगर आ जाती है तो बहुत बड़ी उपस्थिति होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आज तक किसी विधानसभा में 5% भी महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तो ऐसे में अगर 20% महिला किसी भी विधानसभा में आ जाए तो एक बड़ी बात होगी और धीरे धीरे पूरा देश इसकी देखा देखी करेगा। तो ये होना चाहिए। अब साहब आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उस प्रश्न का जवाब कल देंगे आपको। और उसके बाद हम लोग जो चैप्टर आप कहेगा पढ़ाने के लिए, हमको ज्योग्राफी खत्म है, हिस्ट्री खत्म है, पॉलिटिकल साइंस आज खत्म नहीं हुआ ना, आउटकम्स बचा हुआ है, तो आउटकम्स को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो उस प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा करेंगे, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर तो आपका सिलेबस खत्म। ओके, धन्यवाद।